दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं संवाद इंडेक मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज की देश की राजनीति से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। पिछले दिनों देश की राजनीति में बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए जिसने भारतीय राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित कर दिया और आने वाले समय की राजनीति को भी वह मुद्दे भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो इन सब मुद्दों पर आज की चर्चा है आज हमारे संवाद इंडेक मंच पर और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो विषय रहे हैं, पिछले हफ्ते से नई संसद का उद्घाटन था और महिला आरक्षण विधेयक उसमें आया गया है। साथ ही रमेश विधोड़ी जो भाजपा सांसद हैं उनके बयान से जिस तरह से भारतीय राजनीति में घृणा राजनीति के अंदर भर गई है, जो राजनेताओं के अंदर आ गई है उनके विचारों में सामने, वो परिलक्षित हुआ लोकसभा में रमेश विधोड़ी के बयान से। और साथ ही कर्नाटक को लेकर जो भारत और कर्नाटक के संबंधों में जो कड़वाहट आई है, जो खिंचाव आया, दूरी आई है, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज की हमारी चर्चा है समाधान करने पर। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं आज देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, देश विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार। इन सब बातों को वह बताएंगे कि इन सब जो मुद्दे हैं देश की राजनीति में छाए हुए हैं उनके गुण दोष क्या हैं, किस तरह से मुद्दे देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और आने वाले समय की जो राजनीति है वह कैसे इन मुद्दों से प्रभावित हो सकती है। हमारे साथ दिनेश कुमार वोरा जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ समाज इंडेक मंच पर। और दिनेश वोरा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं, उन्हें लगातार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर विभिन्न मंचों पर देखते हैं और उनको भारतीय विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं और साथ ही भारतीय राजनीति को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है बड़ा व्यापक उनका विचार है, उसको लेकर व्यापक दृष्टिकोण है और जो उनका विश्लेषण होता है बहुत ही सार्थक और सार्थक हर विषय पर रहता है। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो दिनेश वोरा जी के साथ चर्चा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नई संसद की जो शुरुआत हुई है देश के अंदर, नई संसद का जो शुभारंभ हुआ है उसको लेकर मैं उनसे जानना चाहूंगा कि नई संसद की तो क्या आवश्यकता है देश के अंदर और साथ ही पुरानी संसद से नई संसद के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है भारतीय राजनीति का उसको वे किस दृष्टिकोण से देखते हैं और उसका जो एक इतिहास है या जो उसके परिणाम होंगे भारतीय राजनीति में वह किस तरह से उसकी व्याख्या करना चाहेंगे। दिनेश कुमार वोरा जी प्रशांत जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सवाल जो आपका है कि हम पुरानी संसद से निकले नई संसद में आए, क्या बदलाव होंगे, क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षाएं हैं। लोकतंत्र में ये प्रक्रियाएं हैं जो हमेशा सतत चलती रहती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वालिटेटिव हो, सब्सटेंटिव हो, सिग्निफिकेंट हो, रीजनेबल। संसद का अर्थ ही यही है कि हम यहाँ पर जनता के लिए हैं। जनता के हित में जो हम निर्णय ले सकते हैं, जनता के हित में जो कार्य कर सकते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वी द पीपल है। वही हमारी संविधान की आत्मा है, वही हमारे लोकतंत्र की भी आत्मा है। अगर हमारे कोई भी कार्यकलाप, कोई भी निर्णय अगर वी द पीपल को ध्यान में रखते हुए नहीं है, उनके हित के लिए नहीं है, तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है। बिल्डिंग्स एक बनेंगी, दूसरी बनेंगी, एक से निकलकर दूसरी में जाएंगे, तरह तरह के आह्वान किए जाएंगे, लेकिन कोई भी समाज या कोई भी देश दो चीजों पर चलता है। जैसे मैनेजमेंट की भाषा में, चूंकि मैं फैकल्टी भी हूं मैनेजमेंट का और कॉर्पोरेट्स को भी पढ़ाता हूं, एक चीज होती है नॉर्म्स और दूसरी चीज होती है मोरेज। नॉर्म्स वो होते हैं जो लिखे होते हैं कि इन्हें हमें फॉलो करना है और उन लिखी चीजों में हमारे कानून है, हमारे संविधान है, ये हमें बताते हैं कि हमें कौन सी राह पर चलना है। मोरेज वो होते हैं समाज में जो लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का, हमारे मूल्यों का हिस्सा होते हैं। हमें माता पिता को रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी है किसी किताब में नहीं लिखा है। हमें अपने मित्र के साथ कैसे पेश आना है ये किसी किताब में नहीं लिखा है। हमें सभ्य समाज में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है किसी किताब में नहीं लिखा है। तो ये चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। इसमें हमारी भाषा है, हमारी बोलचाल है, हमारा सोच विचार है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, सौहार्द है, ये हमारे मोरेज के हिस्से हैं।
जिस देश में भी मोरेस कमजोर पड़ जाए और कानून की किताबें आपको हजारों नजर आनी शुरू हो जाए पीछे, जैसे कई वकील साहबों के पीछे जब चैम्बर में बैठे होते हैं तो आपको सैकड़ों हजारों किताबें पीछे लिखी नजर आती हैं, पढ़ी हुई नजर आती हैं। जिस किसी सभ्यता के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी किताबें नजर आनी शुरू हो जाए तो यकीन मानिए वहां कानून का पालन नहीं होता है। यकीन मानिए जब लोग हर चीज के सॉल्यूशंस अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता के बजाय कानून की किताबों में ढूंढना शुरू कर दें तो वह समाज हमेशा विनाश की ओर जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए मोरेज या जो परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, वो सबसे उत्तम है। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुश्किल से 50 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है। कई दशक पहले कुछ 3 व्यक्ति मेलबोर्न के कमरे में जाते हैं, 3 दिन अपने आप को बंद कर लेते हैं और 3 दिन बाद कॉन्स्टिट्यूशन लेके बाहर निकल आते हैं। और वो 50 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, 10,000 शब्दों का कॉन्स्टिट्यूशन उनकी बैकबोन है। वो उनको इंस्पायर करता है, रोड मैप देता है। प्रश्न यहां पर ये नहीं था कि हम पुरानी संसद से निकले और नई संसद में आए, नई बिल्डिंग है। हम कौन सी नई परंपराओं को लेकर आ रहे हैं। जो वहां पर घटित हुआ है खासतौर से विधुड़ी के द्वारा, वो शायद अपने आप में लोकतंत्र में जो गिरावट है आज तक के इतिहास की, वो सबसे बड़ी गिरावट है। ये हमारी घृणा, हमारी नफरत को दिखा रहा है कि हम अपने देशवासियों को किस रूप में देखेंगे, कैसे उन्हें ट्रीट करेंगे। देश जब वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बंट जाए तो परेशानी होती है, फिर कोई भी देश जिंदा नहीं रह सकता। इतिहास इस बात का गवाह है, जिस देश में सामाजिक विघटन हो गया पूरा, वो देश फिर बहुत जल्दी भौगोलिक विघटन की ओर भी आगे बढ़ के चला जाता है, या ऐसी परेशानियां पैदा हो जाती जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में है, जैसे कि पहले इंडोनेशिया और तिमोर के बीच में थे, बाद में अलग हो गए, जैसे कि सोवियत संघ के कई टुकड़े हुए। एक वक्त ऐसा आया कि लोग समझते थे कि इतना बड़ा साम्राज्य तो कभी टूट नहीं सकता, इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है। लेकिन जो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, वही टूटते हैं, उन्हीं के टुकड़े होते हैं। तो हमें दरअसल ये जो कुर्सी होती है ना, अगर कुर्सी पे बैठ के हम विनम्र नहीं हो पाते हैं, लोगों के हितों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, और हम समझते हैं कि हम यहाँ सदा के लिए हैं। वो डायमंड का एक स्लोगन होता है ना, द डायमंड इज हियर फॉर एवर। पूरी दुनिया में ये स्लोगन होता है, हीरा है सदा के लिए। यहाँ कोई चीज सदा के लिए नहीं है। हमें जो भी यहाँ पे अपने कार्य करने हैं, जो भी हमें निर्णय लेने हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो फिर लोकतंत्र और उससे जुड़ी हुई जितनी परंपराएं हैं वो क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ जाती है। नई संसद में जो हुआ, महिला आरक्षण ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन आज कानून पास करके 6-7 साल के बाद, 8 साल के बाद उसे लागू करना, मुझे उसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता है। ये तो वही बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमें क्या पता। तो ये बातें जब होती हैं कि मैंने भारत के इतिहास में, मैं भी व्यवस्था का एक हिस्सा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी कानून को इस ढंग से बनते नहीं देखा कि आज कानून बना और ये कहा जाएगा 10 साल बाद, 8 साल बाद लागू होगा। ये कानून की मौकरी है, संविधान की मौकरी है। शायद चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इंसान क्या क्या नई चीज इन्वेंशन नहीं करता है, लेकिन महिला आरक्षण हो या नई संसद के अंदर जो आह्वान किया गया मुझे परेशान करता है। ये आह्वान सिर्फ दानिश अली पर नहीं है, इस आह्वान को सिर्फ विधुड़ी का जो एक कमेंट है उसे दानिश अली के ऊपर ना समझा जाए। ये आह्वान भारत के वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके ऊपर है, और उन्हें जिस जुबान से बुलाया जाएगा, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ये इस बात को शो करता है कि जो मेजोरिटेरियन बहुसंख्यकवाद है, अगर उसका एक छोटा हिस्सा उग्रवाद के अंदर, कट्टरवाद में चला जाए तो देश किस बड़े संकट में फंस जाएगा नहीं पता। सिखों को खालिस्तानी बुलाया जाता है,
मुस्लिम्स को पाकिस्तानी बुलाया जाता है, ईसाइयों को धर्म प्रवर्तक बुलाया जाता है। गुजरात का एक्सपेरिमेंट मणिपुर में दोहराया गया, जहां ईसाई चूड़ा चांदपुर में और हिंदू सारे मैती में। 2 दिन पहले जो घटा, वहां पर हजारों की भीड़ ने थाने पर, अदालतों पर हमला किया। 5 आदमी जो पुलिस की वर्दी में थे असॉल्ट राइफल्स के अंदर, उनको छुड़वाने के लिए, और बाद में जब उनको यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया गया एनआईए के द्वारा, मैं हैरान हो गया देखकर, और उनको तुरंत बेल मिल गई। यूएपीए में अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति तुरंत बेल मिल जाए, मैंने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में देखा ही नहीं है। और वो 5 मैती हिंदू थे, यहां भी मैं ये भी कह दूंगा। तो सरकार के जो दोहरे रवैये हैं यहाँ पर, कि आप यूएपीए जब किसी और धर्म के नागरिकों पर लागू करेंगे, उन्हें कई कई साल तक बाहर नहीं आने देंगे, और यहाँ पर चूंकि वो 5 हिंदू थे, उनको 50,000 रुपए के बॉन्ड के ऊपर आप छोड़ रहे हैं, पर्सनल बॉन्ड पे, तो हमारी कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठने लाजमी है कि ये कौन सा भारत है जहां पर एक नहीं कई कानून चलते हैं। मणिपुर में एक कानून है, गुजरात में एक है, असम में एक है, और बाकी राज्यों में एक है, और अदालतें किस ढंग से उसके ऊपर फैसले दे रही हैं। ये प्रश्न सारी व्यवस्था का है, सड़ी हुई व्यवस्था का है। बात सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की नहीं है, बात नई संसद की नहीं है, बात विधुड़ी की नहीं है। एक सड़ी हुई, एक रॉटन व्यवस्था से हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये मुख्य चुनौती है प्रशांत जी। जी, बड़ी गंभीर बातें आपने कही। और जैसे कि नई संसद की जब आप बात कही कि अवधारणा क्या होना चाहिए, पवित्र अवधारणा है तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो मंशाएं हैं वह कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है। और जिस तरह रमेश भदौड़ी का जो बयान है, आपने बड़े विस्तार से उसकी बताया कि वह कितना नुकसानदायक भारतीय समाज के दृष्टिकोण से है। और हम बात करें से महिला आरक्षण विधेयक की बात करें, लगातार एक सस्पेंस पूरा एक नई संसद के सत्र पर बना रहा है, जो विशेष स्पेशल सत्र जो बुलाया गया है। और कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी बीच में चर्चा में आई। और जैसे आपने कहा, महिला आरक्षण विधेयक की कानून आज बन गया, इम्प्लीमेंट 10 साल बाद, 12 साल बाद, जब मतलब भविष्य में पता नहीं वो कब होगा, जिस तरह से उसमें क्लॉज लगाए गए हैं, जिस तरह शर्तें लगाई गई हैं। तो ये महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो आखिर ऐसी क्या मजबूरी सरकार की मंशा, जो चुनावी मंशा है, या इसके पीछे जो इंडिया गठबंधन बना है, जो समूह बना है विपक्षी दलों का, जो गठजोड़ है, उसकी कहीं ना कहीं जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है, उस पर उसको तोड़ने के लिए, छिदबंद करने के लिए प्रयास किया गया? सवाल नियत का है। नियत क्या है आपकी, इंटेंट क्या है? ये जो इंटेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है कि मंशा क्या, जो आपने भी इस्तेमाल किया। अगर मंशा आपकी हार्मफुल है, हानिकारक है, मंशा सेल्फिशनेस से भरी हुई है, मंशा जो आपको सत्ता तक लेके जाए वो है, तो फिर आप कोई भी बेईमानी कर सकते हैं, कोई भी डिस्टॉर्शन कर सकते हैं। वही तो आप कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, कई दशकों से डिमांड है। अब आप उन्हें दे भी रहे हैं और छीन भी रहे हैं। एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से कहते कि मैं इसको लागू नहीं करने दूंगा। ये सरकार ये फैसला नहीं कर पा रही है कि मैं करूं क्या। सीएए का कानून बना दिया गया, आज तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया, उसके रूल्स ही नहीं बन पाए। रूल्स बने पड़े हैं लेकिन नोटिफाई नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि खौफ है कि सत्ता निकल जाएगी तो क्या करेंगे। दूसरी बात, आपकी जो आलोचनाएं हैं वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अब विदेशों तक पहुंचती है। हम एक ग्लोबल विलेज हैं। आज यहां पर छोटा सा कंपन पैदा होता है तो उस कंपन को कहीं और भी महसूस किया जाता है, और हम सोचे कि नहीं, हम तो कुएं के मेंढक हैं और यहाँ का यहाँ, हमारी दुनिया अलग है, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम ये समझ के चलें कि जो आरक्षण बिल हो या कोई और ऐसा बिल हो जो लोगों के हित के लिए है, अब उसमें हित नहीं छुपा है, उसमें छुपा है आपकी सत्ता का लोभ। सत्ता का लोभ। 5 दिन को आपने बुला लिया, 10 दिन पहले अनाउंस किया, रहस्य बनाकर रखा हुआ है। और ये प्रधानमंत्री तो हमारे एक भारत के सबसे रहस्यमय व्यक्तित्व हैं। ये कभी किसी को बताते नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बात लोकतंत्र की करेंगे, बात पारदर्शिता की करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा अपारदर्शी व्यक्तित्व है। चुनाव लड़ते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सारी की सारी अपारदर्शिता है।
रहस्य बनाए रखते हैं कि मेरा मुद्दा क्या होगा, छुपा के रखूंगा। इनके पास मुद्दे और भी थे, मेरे सूत्र बताते हैं, लेकिन इनके ऊपर महिला आरक्षण बिल का खौफ इतना हो गया कि ये फेल हो गया है। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट, या जो अंग्रेजी में शब्द आता है, जो हिस्टीरिया पैदा करना चाहते थे भारत में, वो कुछ हुआ नहीं। समस्या ये आ रही है कि आज कोई भी मुद्दा जनता के साथ स्टिक नहीं कर रहा है। स्टिक कब नहीं करता? जब अविश्वास बढ़ जाता है कि आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं, प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस दोनों में एक बड़ी खाई है, और ये खाई जो है वो आपको मार देती है। अब लोगों को यकीन होना शुरू हो गया कि आप बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन समस्या सारी ये है कि आप उसको फॉलो नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, प्रधानमंत्री जी के निवास में एक लगता है डिक्शनरी डिपार्टमेंट है। डी से 3 शब्द निकालो, टी से 3 शब्द निकालो, एफ से 4 शब्द निकालो, आर से 5 शब्द निकालो, जिनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उनको बिजी रखना है। 3 डी निकालो, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड, आएंगे ठोक देंगे, चले जाएंगे। स्किल, स्केल, स्पीड, 3 एस निकालेंगे, उसको आपके सामने लागू करके चले जाएंगे। वो इंप्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ बोलना है, एक एक्रोनिम्स लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। 5 एफ निकाल देंगे, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन। मतलब क्या निकलता है? कुछ नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, आपत्ति आई तो बोला इसका इंग्लिश अनुवाद है ना, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। आप तो यहां हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाते हैं, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाते हैं, उनको ईसाइयों से लड़ाते हैं, उनको सिखों से लड़ाते हैं। आप खुद तो इसको फॉलो नहीं करते हैं, दुनिया को आप संदेश दे रहे हैं, तो आपके ऊपर यकीन कौन करेगा? ये अविश्वास है जिसके कारण आज लोग रोष में हैं। ये अविश्वास है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जब बुनियाद आपकी झूठ के ऊपर पड़ जाए तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ जाती है, और लोग सोचते हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। इसलिए लोग महिला आरक्षण बिल जैसे अच्छे बिल के ऊपर भी स्टिक करने को तैयार नहीं, इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें एक छल है, छलावा है। लोग उस छल को पहचान रहे हैं। प्रशांत जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो मंशा हुई बात है, छल कहीं ना कहीं है, लोगों में पहचान भी रहे हैं और लोग इसमें रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को। तो जैसे आपने कही 1 अर्थ 1 फ्यूचर की जैसा बात की है, अगर हम देखें, अगर प्रकृति को देखें, सृष्टि को देखें, ईश्वर ने भी इतने विभिन्नताएं प्रकृति में बनाई हैं, इतने विभिन्न तरह के जीव बनाए हैं, चाहे हम वनस्पति को ले लें, चाहे जीव जंतुओं को ले लें, मतलब विभिन्नताएं ईश्वर ने खुद दी हैं सृष्टि के अंदर, पृथ्वी के अंदर। तो ऐसे में केवल सबको एक रूप में, एक रंग में जो मापने की जो कवायद है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, या मतलब 1 नेशन 1 लीडर की जो कहीं ना कहीं एक जो कहानी है उसको जो इम्प्लीमेंट बनाया जाता है, तो सब एक ही रूप में सबको रगड़ने की जो कवायद है, ये क्या उचित है क्या? देखिए, ये सारी थ्योरी आरएसएस से निकल के आती है। एक सोच, एक विचार, एक रंग, एक झंडा, एक भाषा, एक खाना, एक लिबास। उन्हें एक आज्ञा पालक समाज चाहिए ना, जो दूसरे की बात ना करे। एक ही है जो कुछ है, तो यह दूसरे के लिए कोई मतलब बचता नहीं, जगह नहीं, स्पेस नहीं है एक्चुअली, कि जो कहा जा रहा है वही फाइनल है, इसके आगे आप सोचिए मत। इन हालातों में जब आप सिर्फ एक पर सीमित हो जाते हैं, तो लोगों की सोच और विचार की और विवेक की शक्ति को आप छीन लेते हैं। फिर विविधता कहां रह गई वहां पर? फिर तो ये क्या कहते हैं कि किम जॉन उन का जो नॉर्थ कोरिया का जो रूल है वो आता है यहाँ पर। फिर तो ये तो उनको फॉलो कर रहे हैं ना, देखा जाए तो। ये सारी समस्या की जड़ है। तो इनके लिए जो विविधता है भारत की, जो डाइवर्सिटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए जो अलग भाषाएं हैं, अलग कल्चर्स हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश के साथी थे आजादी से पहले भी। तो कहीं ना कहीं जितने भी दक्षिणपंथी विचारधारा है वो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित थे। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये किसी विविधता या बहुरूपी किसी संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हमारी गलती है। इन्होंने तो अपनी थ्योरी पहले से ही लागू की हुई, आज की नहीं है, 100-150 साल पहले से लागू की हुई है। जब से 1925 में आरएसएस बना था, ये तो तभी से लागू है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। और जो गोलवलकर ने भी कहा था वो आज तक लागू है।
अब इनकी सरकार रह गई तो ये संविधान भी बदलना चाहते हैं। मैंने तो काफी उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं। इनको लगता है कि तो संविधान बूढ़ा हो गया, उस लायक ही नहीं है। तो आप इनके जो डिजाइन्स हैं उनको समझिए, इनके डिजाइन वही हैं जो किम जॉन उन के हैं या हिटलर के हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दे डोंट वांट, लोकतंत्र को हिंदुस्तान में उनकी कोई चाहत का अंग नहीं है, उनकी कॉन्सेप्ट में लोकतंत्र नहीं है, इनके दक्षिणपंथियों के कॉन्सेप्ट में लोकतंत्र नहीं है। तो फिर लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, जो पार्ट्स हैं, वो कहां से आएंगे? सही बात है जी प्रशांत जी। जी जी बिल्कुल। और साथ ही जो देश के जो राजनीति से लगातार मोदी जी की और बीजेपी सरकार के कहीं चुनौती लगातार बढ़ती है। हम देखते हैं कि जैसे G20 भी हमारे देश में आयोजन होता है, उसके पश्चात जो कनाडा के साथ संबंधों में जो तनाव दिखाई देता है, कनाडा ये यूरोपियन कंट्री का, उसमें जो 5 आइज के बारे में कहा जाता है कि जो बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जो उनके बीच एक इंटेलिजेंस की एक बात कहते हैं कि पांचों देश अपनी सारी सूचना एक साथ साझा करते हैं। और आज देश के भारत का जो कनाडा के साथ संबंधों में तनाव लगातार बन रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। ये किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि यार चीन और रूस का जो एक संबंध है और साथ में कनाडा का, अमेरिका, इंग्लैंड जो गठजोड़ है, ऐसे में हम कहाँ खड़े हैं इस समय, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके दो रूप हैं, आप किस चश्मे से देखना चाहते हैं। एक मीडिया है जो इसको इस चश्मे से देखता है कि कनाडा बर्बाद हो गया, कनाडा घुटनों पे आ गया, कनाडा को अपनी औकात पता लग गई, कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कनाडा को भारत के सामने पता नहीं क्या क्या कटोरा लेके आना पड़ेगा। आजकल ऐसी बाइलाइंस बहुत चल रही हैं हर जगह पे। जिन्हें कनाडा के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो मैं उनको क्या कहूं। 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान 140 करोड़ है, 2200 बिलियन डॉलर का जीडीपी है, इंडिया 3300 बिलियन डॉलर का जीडीपी है, जिसको कि 2.2 ट्रिलियन और 3.3 ट्रिलियन कहा जाता है आम भाषा में, लेकिन मैंने लोगों की सुविधा के लिए उसको 2200 बिलियन और 3300 बिलियन कह दिया। उनकी पर कैपिटा इनकम $50,000 से ज्यादा है, हमारी $2000 है। 4 करोड़ का देश $650 का गुड्स का एक्सपोर्ट करता है हर साल, हम 140 करोड़ का देश $400 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के साथ जो ट्रेड है कनाडा का सिर्फ $8 बिलियन का एक साल में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के। तो $2200 बिलियन में से 8 बिलियन निकाल भी दोगे तो फर्क क्या पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कनाडा आज G7 का देश बना है, डोनर कंट्री है, इतने बड़े लेवल पे टॉप लेवल की इकोनॉमी है, दुनिया की 9th बिगेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया के आधार पर थोड़ी बना है, इंडिया की सपोर्ट से थोड़ी बना है। या कोई ये सोचता है कि बिना इंडिया के दुनिया में कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती, तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें अपनी सोच पर दोबारा विचार करना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को अपनी विदेशों के अंदर वैसे ही लागू करने की कोशिश करते हैं और हम कई बार समझ जाते हैं कि भाई सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ट्रूडो जिसका नाम है, वो किसी हिंदुस्तान के प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर नहीं है साहब, वो एक G7 कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है और उसने जो भी डिसीजन लिया है वो 5 आइज में कई देशों की सहमति से लिया है। और कोई ये सोचे कि कनाडा हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने जा रहा है तो नहीं देखने जा रहा साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। विदेश नीति के अंदर घुटने नहीं टेके जाते। मैं भी विदेश नीति पढ़ाता आया हूँ, विदेश व्यापार भी पढ़ाता आया हूँ 25 सालों से। यहाँ कोई घुटने नहीं टेकता, कोई यहाँ कमजोर स्थिति में नहीं है। और अमेरिका के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन का कहना है कि हमने इंडिया को कोई फ्री पास नहीं दिया है, हमने जो हमारे संबंध कनाडा के साथ हैं, अमेरिका और कनाडा के संबंध वही संबंध है रोटी बेटी के जो इंडिया और नेपाल के हैं। अमेरिका के नागरिक और कनाडा के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट बिना वीजा के जा सकते हैं, सिर्फ एक छोटा आई कार्ड दिखा के। जैसे हम कोई आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेके नेपाल चले जाएंगे तो कोई हमसे पासपोर्ट नहीं पूछ सकता है। दोनों नागरिक एक दूसरे के देश में जाके व्यापार कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है साहब। और उनके जैक सुलिवन का कहना है कि कम व्हाट में वी कैन नेवर लीव द कनाडा। दोनों सगे भाई हैं, कैसे छोड़ देंगे दूसरे को। वो कहते हैं कि भारत को एक बार को छोड़ सकते हैं, इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की, क्योंकि भारत कोई रिलायबल पार्टनर तो है नहीं अमेरिका का।
अमेरिका तो सिर्फ देख रहा है कि हाँ कितने पानी तक उतरा जा सकता है। अमेरिका का अगर साउथ एशिया में कोई सबसे रिलायबल पार्टनर है तो अब सुन के लोगों को हैरानी होगी, वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। आज भी पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो है, इंडिया नहीं है। भारत के साथ अमेरिका ने क्वाड बनाया, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उस क्वाड का फायदा क्या? आप चाय कॉफी पी के आ जाते हैं, वहां से इंडिया को निकाल दिया अमेरिका ने, ट्राइड बना दिया एक, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। और ट्राइड क्या है? इसे मिलिट्री अलायंस, जिसके द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को दी है, और जिसके द्वारा अमेरिका कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा और जापान की सुरक्षा मैं करूंगा। तो वो ट्राइड ज्यादा पावरफुल है, ये क्वाड ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो सिर्फ ले दे के हिंदुस्तान के कंधे पर बंदूक रख के कि हाँ चाइना से कुछ करना है, लेकिन चाइना से व्यापार सबसे ज्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है। तो हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। तो हमें, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अब कनाडा पाकिस्तान बन गया और संबंध तोड़ देने चाहिए, टिट फॉर टैट करना चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। दूसरी बात, कनाडा कोई दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं है हमारा। तीसरी बात, जो विदेश मंत्रालय की जो विज्ञप्ति आती है वो बहुत खतरनाक है। मैंने कभी भी इस विज्ञप्ति को विदेश मंत्रालय से निकलते नहीं देखा जहां उन्होंने कहा कि कनाडा इज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, मर्डरर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स एंड इलीगल एक्टिविटीज जो करते हैं वो। यानी कि कनाडा को आपने एक सेंटेंस के अंदर आतंकवादियों का देश बना दिया, हत्यारों का देश बना दिया, इलीगल ट्रैफिकर्स का देश बना दिया। नहीं साहब, कनाडा आतंकवादियों का देश नहीं है। कनाडा के अगेंस्ट कोई सैंक्शन नहीं है। कनाडा के अगेंस्ट कभी कोई यूएन में प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। किसी देश की हिम्मत नहीं जो कनाडा को आतंकवादियों का देश दे दे, कह दे। हमने ये दरअसल शब्द कह के घाव को गहरा कर दिया है, और ये विज्ञप्ति जो है सालों साल नहीं, दशकों दशक तक कैनेडियंस याद रखेंगे। समझदारी इसमें होती है कि पर्दे के पीछे बैठ के मामले को सुलझा लिया जाता है। विदेश नीति तो यही कहती है, पर शायद दो ईगोस टकरा रही हैं। हम सोचते हैं कि हम भारी पड़ जाएंगे, उनको जीत लेंगे, कनाडा कोई, लेकिन ये समझते शायद कनाडा कोई बकरी का बच्चा है। नहीं साहब, कनाडा बकरी का बच्चा नहीं है साहब। आपने कनाडा को हार्म करने की कोशिश की तो आप आइसोलेट हो जाओगे पूरी दुनिया में। हमारा 80% व्यापार तो यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट को है। बर्बाद हम हो जाएंगे उसमें, हम कहीं के नहीं रहेंगे साहब। भारत की जीडीपी का 40% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है साहब, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो संभल कर चलने की जरूरत है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। ये ग्लोबल विलेज है, आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, किसी को कंडेम नहीं कर सकते, इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। नेपाल ने भारत के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं किया, अपना कनाडा ने उपयोग नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि भारत के अंदर इतने ज्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, माइनॉरिटीज को क्रश किया जाता, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने इंडिया का वीजा भी बंद नहीं किया, हमने कर दिया। हम दरअसल ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए ये दिखाने को कि हम पावरफुल हैं। जरूरत नहीं थी। विदेश नीति में ये नहीं होता है, ये नहीं करना चाहिए। ये ना समझी है, ये इमेच्योरिटी है। इसके द्वारा आप जानते नहीं कि भारत की इस एरोगेंस के कारण, एक एक व्यक्ति की, मोदी की एरोगेंस के कारण भारत की छवि कितनी खराब हो रही है, और भारत की इस लीडरशिप की कितने दुश्मन बाहर पैदा हो गए। जो आपको बाहर लीडरशिप मुस्कुराती मिलती है ना मोदी के सामने, वही मोदी के जाके पीछे से उसको कट टू द साइज करने की कोशिश करते हैं। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो पीछे पर्दे के पीछे वो सच है। तो अमेरिका कनाडा को छोड़ेगा? कभी भी नहीं सर, नेवर। वो इंडिया को ड्रॉप कर सकता है, कनाडा को ड्रॉप नहीं करेगा। भारत ने थोड़ी गलती की है, गलती तुरुजो की भी है, मैं ये नहीं कहूंगा, ही आल्सो कमिटेड ब्लंडर, लेकिन ये बातें आराम से भी हो सकती। अगर इनकी जगह पे कहीं मनमोहन सिंह होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, ये मुद्दा ही खड़ा नहीं होना था। मैं आपको बताऊं, मुद्दा ही नहीं बनता। पीछे पर्दे के विषय एकदम से सलटा लेते थे आराम से। पर क्या है कि 56 इंच की छाती है, तो वो कमजोर एक प्रधानमंत्री की छवि लेकर इलेक्शन में कैसे जाएं? अगर कमजोर प्रधानमंत्री की छवि लेकर इलेक्शन में जाते हैं डोमेस्टिक में, तो इनको नुकसान होता है। तो ही वांट्स टू कैरी दैट पर्टिकुलर ऑरा ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन टू द फॉरेन कंट्री आल्सो। और हमारी विदेश नीति बेसिकली क्या होती है? जो डोमेस्टिक नीति उसका एक्सटेंशन होती है। तो जो यहां पर हम अत्याचार उत्पीड़न कर रहे हैं उसको बाहर ले जाना चाहते हैं। और बाहर भारत के प्रदेश नहीं है ना, अलग देश है, सॉवरीन है, संप्रभुता है उनकी अपनी। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ये गलत विदेश नीति का संदेश है भारत की ओर से,
कि इंडिया इज बीइंग सीन एज ए एरोगेंट कंट्री विद एटीट्यूड। ये सम्मान का पात्र नहीं बनता इंसान इनसे। प्रशांत जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना शब्दों के चयन में सतर्कता बरतनी चाहिए थी और ईगो का कोई इसमें स्थान नहीं होता। लेकिन बात ये आती है निकल के जिस तरह से जो वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बात कही है, अगर देश भारत को भी वो शख्स है वो प्रस्तुत करते हैं और साथ ही जो इंडिया में वांछित लोग हैं जो कि अपराध में या अलगाव की जो उसमें शामिल लोग हैं जो कनाडा में इसमें आश्रय लिए हुए हैं, वहाँ के नागरिक बन गए हैं, अगर इस तरह की बातें जो भारत उठाता है तो अगर कनाडा के प्रधानमंत्री उस पर कुछ गंभीरता से भारत से वार्ता करते हैं तो क्या उचित नहीं रहता इसमें, या दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है इस चीज को लेकर? देखिए, कनाडा की ओर से जो संवाद निकल के आया है, सोचा समझा संवाद है। वो अमेरिका की परमिशन से है। और कैनबरा टाइम्स को आज मैं पढ़ रहा था, वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहां से जो पेपर आए हैं वो भी मेरे पास हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं। तो पांचों देशों को पता था कि ट्रूडो क्या बोलने जा रहा है। ऑलमोस्ट पहले लगता था कि एक देश को पता है, जो शायद अमेरिका हो सकता था। अब तो पता है, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, इनको पता है क्या होने जा रहा था। तो ये जो कहा गया है उसको मैं इन आइसोलेशन नहीं देख रहा। अब ये इन आइसोलेशन नहीं है। विदेश नीति में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जो दिखता है वो सच नहीं होता, जो नहीं दिखता है वो सच होता है। तो इसलिए अभी से इस मुद्दे पे किसी कंक्लूजन पे अगर कोई पहुंचता है तो मुझे लगता है कि वो हार्म करेगा। कभी कभी कुछ इश्यूज दो कदम पीछे हटकर सुलटा लिए जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि या तो हर एक की दाल काली है साहब। जिसका गिरेबान पकड़ेंगे आपको कोई ना कोई दाग मिल जाएगा। तो सच्चा तो कोई नहीं है, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे इल्जामात हैं। हत्या सिर्फ वहां पर नहीं हुई है, हत्या पाकिस्तान के अंदर भी हुई है अभी रिसेंटली कुछ खालिस्तानियों की। तो बहुत सारी उंगलियां बहुत जगह उठ रही हैं। तो राजनीति में और विदेश नीति में फर्क होता है। राजनीति में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, विदेश नीति में आप सब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फिर उसका दूरगामी परिणाम होते हैं। कहीं ना कहीं शायद वो जो विजडम चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए विदेश नीति के लिए, जो मैच्योरिटी चाहिए, वो भारत ने नहीं दिखाई। यहाँ पे एक बड़े देश होने के नाते कि आप बड़प्पन दिखाते, वो नहीं था। और शायद ये गलतियां हैं छोटी छोटी सी, जो अब बड़ी ब्लंडर के रूप में निकलकर सामने आ रही हैं, और इतनी जल्दी कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता अनलेस एवरीबॉडी बैक ट्रैक्स बाय 2 फीट। जी, तो ठीक है, मैच्योरिटी दिखाने की बहुत आवश्यकता है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं और अंतिम प्रश्न मैं आपके पास आता हूँ लेकर कि जो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा आप किस तरह जाता देखते हैं? देखिए, बदलाव तो होगा, प्रकृति का नियम है। कोई भी यहां सदा के लिए नहीं है। डिसाइड तो भारत की जनता को करना है। अल्टीमेटली उनको डिसाइड करना है कि लोकतंत्र जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। उनको डिसाइड करना है कि भारत की व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जिंदा रहेंगी नहीं रहेंगी। हो सकता है आज हम जोश में अपना होश खो दें और हम समझें कि जो हम कर रहे हैं, जिस कट्टरवादिता का, उग्रवाद का बीज हिंदुस्तान में बो रहे हैं, वो भी बहुसंख्यक उग्रवाद का। तो पाकिस्तान ने भी यही किया था। अगर हम इतिहास से सबक लेने को तैयार नहीं हैं तो परिणाम तो वही होंगे ना। अगर बीज विष के बोए हैं, फल भी तो विष के लगेंगे ना। और बाद में यही लोग जो आज गुणगान कर रहे हैं उनके भक्त बन के, इनके पास कहीं बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन इतिहास ऐसे ही चलता आया है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहां प्रकृति पुराने पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है, फिर एक नई संरचना भी करती है। तो हमें इंतजार करना चाहिए, अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार कीजिएगा, बदलाव तो होगा। लेकिन हाँ, बदलाव होने से पहले कौन कितने घाव छोड़ के जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, सदियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो जो घाव छोड़ के जाएंगे वो कितने साल लगेंगे भरने में या कितने दशक लगेंगे, ये नहीं पता। बस यही कहना है। जी, तो ये बहुत ही सार्थक विश्लेषण आपने हर विषय का किया और मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय राजनीति की जो दिशा के बारे में आपने कहा कि किस तरह की जो बीज बोए जा रहे हैं तो उसी तरह के फल सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वह सत्ता पक्ष के लिए चुनौती भी पेश कर रहे हैं। और विदेश नीति को भी लेकर बड़े आपने सार्वजनिक विश्लेषण करके कहा कि इसमें मैच्योरिटी दिखाने की बहुत आवश्यकता है, शब्दों के चयन में बहुत गंभीरता दिखानी चाहिए, जिससे कि जो दो देशों के बीच जो संबंध है उसमें कड़वाहट ना आए।
मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, हमारे समान इंडिया चैनल के लिए, और हर विषय का जिस बखूबी से आपने सार्वत्रिकता उसे प्रदान की, बहुत सार्थक विश्लेषण किया है। मैं आपका पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समान इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समान इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।